दोस्तों, आपका स्वागत है आपके करंट यूट्यूब चैनल पे माय करियर पॉइंट पे, जिसमें हम बताएंगे आपको एनडीए एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, नेवी, जिसके अंदर इनमें अगर इंग्लिश का कोई सा भी पोर्शन है इसमें कंजक्शन इम्पोर्टेंट है। कंजक्शन आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। तो आज हम कंजक्शन की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कंजक्शन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। पहले कंजक्शन के शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा हर बार बनता है। तो हम चलो अगले स्लाइड पर ले चलते हैं और बताते हैं आपको कंजक्शन के बारे में। तो कंजक्शन के अंदर हमें यूज कहाँ किया जाता है, पहले कंजक्शन को आना चाहिए कि क्या होता है। कंजक्शन का मतलब है किन्हीं दो शब्दों को जोड़ना। कंजक्शन का मतलब होता है किन्हीं दो शब्दों को जोड़ना। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे और जो परीक्षा के अंदर आते हैं उनके ही चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे कि जो पहला है हम ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के अंदर होगा जैसे आइदर, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली। नॉट ओनली का होता है बट आल्सो। बोथ का हो जाएगा एंड, बोथ का एंड। ये इसके कुछ पेयर होते हैं। चलो हम आपको इसके हिसाब से बता देते हैं, जो कि आपको ये पीडीएफ हमारे ही चैनल पे आपको पर यूज मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम बताते हैं आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें हम बोथ, बोथ का भी यूज होता है एंड के साथ। अगर इनका ये पेयर बनता है, अगर वाक्य की शुरुआत में आइदर है तो उसके हम के अंदर ये पेयर लगेगा, यानी कि हमको उसके अंदर ढूंढना है कि आइदर आए तो और आएगा, नाइदर आए तो नॉर आएगा, नॉट ओनली आए तो बट आल्सो आएगा, बोथ आया तो एंड आएगा। और जैसे हम देखते हैं बिटवीन, अगली स्लाइड पर आए बिटवीन। बिटवीन के लिए भी एंड आता है। फ्रॉम, फ्रॉम के साथ भी एंड आता है, टू आता है। और जो टू है उसका भी पेयर टू के साथ होता है। एल्स, जो एल्स आता है उसके साथ भी बट का यूज होता है। इसी प्रकार और भी बहुत है इसका यूज किया जाता है, जैसे द सेम, द सेम, द सेम, द सेम के साथ में टू भी आता है और डेट भी आता है। और डेट, डेट का भी यूज किया जाता है। डेट का यूज किसी के रीज़न बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए। और टू का यूज इसी तरह होता है। और जैसे एज, एज एज, एज एज, सो एज, सो एज, इसी प्रकार होता है। अब आपको इनकी क्लासों में बताएंगे कम्प्लीटली का यूज कैसे होता है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले हम बताते हैं आपको कुछ एक दो ही और। जैसे हमारे पास ऑल दो, ऑल दो या दो, यानी कि टी एच ओ, टी एच ओ यू, ये ऑल दो, दो, यट, नॉट, यट आ गया। ऑल दो, दो के साथ हमेशा हमेशा हमारे पास यट का ही यूज होता है। तो
हम 1 मिनट इसे फिर से लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ऑल्दो दो के साथ यट का यूज होता है, और हार्डली और स्केर्सली के साथ है वेन और सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। जैसे नोट और नो के साथ भी और का यूज भी होता है, नॉट के साथ भी और का यूज होता है। और भी कुछ ऐसे पेयर बनते हैं जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आ गए। हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं कि हमें क्वेश्चन का आंसर आए ना आए, हमें पेयर देखना है। अगर हमारे पास ये ऑल्दो आ गया, तो हमें पता है ऑल्दो के साथ ALTHOUGH, ऑल्दो दो के साथ, जैसे हम ऑल्दो पढ़ते हैं लेकिन इसका सही उच्चारण दो होता है, जिसका पेयर बनता है यट, और जैसे दो के साथ भी यट का ही पेयर बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। इसी प्रकार हम आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डली और स्केर्सली, जैसे हार्डली और स्केर्सली के साथ में किसका यूज होता है? वेन का यूज होता है। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट है, जो हमारे पास यहाँ पे है। यू विल नॉट गेट यू टेक मेडिसिन रेगुलर। अब यहाँ पहले तो हमें कि अनटिल और अनलेस, इन दोनों का यूज कभी भी हम देखते हैं कि अनटिल और अनलेस कंडीशन को, और एक अनटिल समय को, अनटिल किसको बताता है? अनटिल बताता है समय को, अनटिल बताता है समय को, और अनलेस बताता है स्थिति को बताता है कैसी स्थिति, कौन सी स्थिति कैसे है। इसी प्रकार हमें ये इन दोनों का यूज कभी भी नेगेटिव वाक्य के अंदर यूज नहीं होता है। नेगेटिव वाक्य के अंदर इसका अनटिल और अनलेस दोनों का यूज नहीं है। तो हम यहाँ से ऑप्शन कट कर देंगे 2। अब वेन का यूज हमने बता दिया कि वेन का यूज कहाँ होता है? हार्डली और स्केर्सली के साथ। हमारे यहाँ वाक्य के अंदर कुछ भी नहीं है, हार्डली और स्केर्सली दोनों नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। और फिर बचा देन, जिसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने पढ़ा है लेस्ट। मैंने बताया लेस्ट के साथ किसका यूज होता है? लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। लेस्ट होया एल्स होया। जैसे यहाँ पे हमने लेस्ट को ढूंढ लिया है, और यहाँ पे शुड का हम यूज करेंगे, और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। और नो सुनर का यूज भी देख लो, हमारे वाक्य के अंदर है नो सुनर डिड आई एंटर द हाउस आई सॉ माई फादर गोइंग आउट फॉर ए वॉक। तो हमें पता है कि वेन का यूज सेल्डम, हमें पता है सॉरी हार्डली और स्केर्सली के साथ सेल्डम का यूज होता है। आफ्टर और बिफोर इन दोनों का यूज नहीं होगा। इसका पेयर बनता है नो सुनर का पेयर बनता है देन के साथ। ये हमेशा याद रखना है, नो सुनर का जो पेयर बनता है वो देन के साथ बनता है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चले।
तो 6 में क्या होता है कि सी वाज लेट, इट वाज रनिंग हेवली। हमें इसके अंदर वाक्य को देख के फिर इसे जोड़ना है। सी वाज लेट, वह बहुत लेट पहुंची थी। इसका मतलब ये है, यह वो बहुत लेट पहुंची। क्यों पहुंची, मतलब किसी का कारण बताने के लिए बोला है। क्योंकि वह बहुत तेजी से दौड़ रही थी। वह बहुत तेजी से दौड़ रही थी, इसलिए वह लेट पहुंची। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द पुलिस आस्क्ड द क्वेश्चन, जो पुलिस ने क्वेश्चन पूछा, पुलिस ने क्वेश्चन पूछा, हाउएवर ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ, उसने किसी भी तरह वाक्य को समझ के सही आंसर देना है। तो हमारे पास यहाँ हाउएवर, किसी भी प्रकार उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो इसी हाउएवर यानी किसी भी प्रकार, तो हाउएवर का मतलब होता है किसी भी प्रकार उसने अपना मुंह नहीं खोला, किसी भी प्रकार। तो इसका मतलब यही होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वी हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडॉप्ट द राइट स्ट्रेटजी। अब इसको भी हमें अपने माइंडसेट के हिसाब से समझ के इसका आंसर सही बताना है। तो इसमें हमें लिखा है कि कोई व्यक्ति तब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो हमारे पास यहाँ सही पेड़ बनता है जब तक, और जो वेन होता है यह हमेशा जब तक का ही प्रोनाउंसिएशन करता है, मतलब उच्चारण करता है जब तक का। वेन यानी कि जब तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अब यही क्वेश्चन इसी प्रकार का एक हमारे सोच के आधार पर है कि इसको हम एंड लगाए, बट लगाए, सो लगाए, थस लगाए, किस प्रकार का लगाए। तो इसके वाक्य को पढ़ने से हमें कंफ्यूज दूर हो सकता है। जैसे इसमें लगा है, सी इज़ वेरी रिच, वह बहुत अमीर है, बट अपने आप उच्चारण होता है इसलिए हमारे यहाँ बट आएगा। क्यों, लेकिन सी डेयर नॉट बाई ए कार, लेकिन वह कार नहीं खरीद सकता। एंड हम लिख सकते हैं, और वह कार नहीं खरीद सोचते हैं इसलिए वह कार नहीं खरीद सकता, लेकिन वह कार इसलिए कि किस कारण के लिए बता रहा है, थस। तो हमारे पास बट यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द टीचर वाज गिविंग ए लेक्चर दैट टाइम ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसका जो हिंदी अर्थ समझेगा वही इसका सही आंसर देगा। इसका मतलब है कि जो टीचर है, अध्यापक ने भाषण देते हुए कहा कि कहा कि
अब यहाँ तक तो कहा कि समय, यानी जब तक वह खेलता है ग्राउंड के अंदर, जब तक वह ग्राउंड के अंदर खेलता है या था, जब वह ग्राउंड के अंदर खेल रहा था तब, तब आ रहा है, देखो उच्चारण करते हैं तो तब, तो वेल यानी खैर, वेन यानी जब तक, और देन यानी कि तब तक, तब तक वह ग्राउंड में, जब टीचर ने लेक्चर दिया तब तक वो ग्राउंड के अंदर खेल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमें जो देखना है, पेड़ देखना है हमें, पेड़ किसका बनता है। तो आई वंडर गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। अब हमें पता है कि और के साथ किसका पेड़ बनता है, हमें पता है आइदर का बनता है, आइदर और नॉट नेवर, नॉट और नो का भी और के साथ, और एक इसका भी बनता है वेदर, जो वेदर होता है WHETHER वेदर, इसका भी और के साथ एक पेयर बनता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमें दिया रखा है कि दिस इज द सेम बॉय एक्सुल्यूटेड मी इन द कैंटीन फ्यू डेज बैक। इसको भी हमें अपनी सोच के आधार पर बनाना पड़ेगा कि इसमें कैसे होगा। अब इसमें पर्सन की बात की है, और जो हु है वो क्वेश्चन पर्सन की बात करता है तभी यूज होता है। मतलब किसी लड़के की बात की है तो हु का, यानी जो का उच्चारण करेगा यहाँ पे। सल्यूटेड मी इन द कैंटीन फ्यू डेज, आई वुड रेदर। अब देखो अदर, रेदर के साथ हमें किसका यूज करना पड़ता है, अदर, रेदर, अदर, और जो रेदर होता है RATHER, जैसे रेदर हो गया, इसका जो हमें उच्चारण होता है वो देन के साथ यूज होता है, इसका उच्चारण देन के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि हमने आगे चर्चा की थी कि ये एज का, एज के साथ, सो का भी एज के साथ यूज होता है, इसलिए जो हमारे पास वाक्य के अंदर हमने सो यानी यहाँ देख लिया, तो हमें यहाँ पे उच्चारण भी एज के रूप में ही मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्टिविटी है वो सो होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी हम बात चर्चा करेंगे। आई विल मेक द पेमेंट आइदर। देखो कितना आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये आइदर है, क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, आपको जितना बताया उतना देख लो। आइदर है, आइदर उठाया, आइदर याद है तो और लगाओ, आइदर और, वेदर और, नॉट और, नेवर के साथ भी, नेवर जो नेवर होता है उसके साथ भी हम और का यूज, और का यूज करते हैं। जो नेवर होता है उसका साथ हम यूज करते हैं नेवर का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर और सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें क्या दे रखा है, माई सन इज ए नेचर लवर। जो मेरा पुत्र है वह प्रकृति से प्रेम करता है। ही हैड रेदर, अब हिंदी अर्थ से कोई मतलब नहीं, रेदर आ गया, तो हमें रेदर का मालूम है, रेदर और अदर, रेदर और अदर का यूज कहाँ होता है, रेदर और अदर का यूज कहाँ होता है, हमें पता है कि रेदर अदर का यूज कहाँ होता है, अदर और रेदर, इसका यूज होता है देन के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देन ये वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, जबकि ये नहीं होगा, देन ये वाला ही होगा, THAN वाला। आई एम डाउटफुल ब्लैंक माई मदर विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी।
अब इसके अंदर हमें भी अपने तरीकों के आधार पर समझना पड़ेगा कि आंसर कौन सा सही है। जिसके अंदर हमें बता रखा है कि जो मैं मुझे डाउट है कि यदि मेरी माँ विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी, जो पार्टी के अंदर जाने से मुझको मना नहीं करेगी या फिर जा सकता हूँ। हम इफ़ का भी यूज कर सकते हैं और वेदर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें देख रखा है हार्डली हैड सी रीच्ड हेयर ही ब्लैंक ही वेंट टू। तो हमें हार्डली और स्केर्सली के साथ किसका यूज करते हैं हम, वेन। तो हमारे पास राइट आंसर होगा सी। तो हम यहाँ पे सी सही कर देंगे और इसका आंसर भी सी ही होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर, आई सेल फेल ब्लैंक यू हेल्प मी। अब इसके अंदर हमको इन चारों ऑप्शनों को रख के देखना है कि कौन सा यूज यहाँ पे बेटर बनता है। जैसे कि हमें पता है इफ के तो कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही यूज होता है, इसलिए इफ का तो यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वो कंडीशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही आपको पता चलेगा इफ के बारे में। और टेंस के अंदर भी इसके कुछ इफ के बारे में बताया जाएगा आपको टेंसों में। लेकिन हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देख के तो हमारा यही बन सकता है इफ भी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं फेल हो जाऊं तो हमें आगे इफ जोड़े तो इसका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा, यदि तुम मेरी मदद करोगे, यदि तुम मेरी मदद करोगे मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसमें इफ का भी यूज है। अनलेस का मतलब इसका मतलब ये खुद नेगेटिव है, मतलब कि यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये फेल हो गया, मतलब कि वाक्य के अंदर अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे अच्छा होगा, बेटर, इफ होगा या अनलेस। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे। तो हेलो दोस्तों, हमें पता है, आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे आंसर नंबर ए होगा, जो कि आई सेल फेल के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। यहाँ पे इसका जो अनलेस का यूज क्यों हो रहा है, अनलेस और अनटिल का यूज कब होता है। अनलेस का यूज होता है कंडीशन, अनलेस का यूज और अनटिल का यूज देख लो एक बार। अनलेस का यूज होता है कंडीशन वर्क सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जबकि अनटिल, जो अनटिल होता है वह समय के अकॉर्डिंग, टाइमिंग या टाइम के अनुसार। लेकिन हमें वाक्य में क्या दे रखा है, आई शैल फेल यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे क्या, या अब ऐसे हो। तो हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है, यदि मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम क्या मेरी मदद करोगे, कुछ इस तरह का है। मतलब तो इसमें कंडीशन बता रखी है, ना है कि आइदर वाला पेयर दे रखा है। इफ कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, जबकि कंडीशन है, ना कि कंडीशनल है। बोथ बोथ के साथ एंड आता है, इसलिए हम इन्हें कट भी कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। इसी प्रकार हमारे 20वें क्वेश्चन के अंदर भी चले जाते हैं।
तो 20वें में क्या बताया है देख, बिकॉज, बिकॉज के साथ कौन आता है आपको नहीं पता? बिकॉज सिंगल आता है, सिंगल आता है बिकॉज, बिकॉज का अर्थ है क्योंकि, और सिंस समय को बताता है। द सन विल सेट यू रिच, जो सूर्य है वह उगता है। तो इसमें हमें ऑप्शन कौन सा ठीक है? बिफोर यानी के बाद, मतलब तुम्हारे जाने के बाद जो सूर्य है वह अस्त होता है, सॉरी यहाँ अस्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। बिफोर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब होता है के बाद, बिफोर का के बाद में इसका यूज किया जाएगा। इसी प्रकार जो 21वां क्वेश्चन है वह है ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो इसके अंदर हम सोचते हैं कि इसमें बट आएगा, लेकिन ऐसे वह कठिन काम करता है, करता था, बिकॉज या फिर बट ऐसे शब्द आएंगे, लेकिन हमें वाक्य के अंदर नहीं मिले हैं। तो हम इसमें कोई भी ऑर्डर भी का यूज भी नहीं हो रहा है। ऑल दो के साथ यट का यूज होता है, सिंस और फॉर दोनों का भी यूज नहीं होगा, इनका जिनका यूज नहीं होगा। जबकि इसमें दे का ऑप्शन नंबर हमारे सी राइट है। इन ऑर्डर दैट, जो ऑर्डर है वो इन ऑर्डर दैट का यूज होगा, हार्ड इन ऑर्डर दैट का यही यूज होगा। हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है? बिहेव्ड एज, एज, एज के साथ मैंने पेयर बताया आपको, एज का पेयर एज के साथ, सो एज का सो एज, और एज एक होता है इफ के साथ भी होता है, एज इफ भी होता है, एज इफ भी होता है। इसका भी कुछ ऐसा ही एक सेंटेंस होता है, इसलिए एज के साथ हमेशा इफ भी आता है, एज एज और सो एज भी इसका यूज होता है, इसलिए इसके साथ एज है। हमें वाक्य में दे रखा है एज, तो इस एज के जो कंजक्शन है इसको जुड़ेगा वह इफ होगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में हमारे 23 पर चले जाते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज रेदर, ही इज देयर, आई शैल सिम। यहाँ पे हमको देखना है कोमा, जो कोमा है वो कोमा कहाँ यूज होगा? जो वाक्य की दो कंडीशन को बताएगा, यानी कि हमें टेंस के अंदर कंडीशनल सेंटेंस बताएगा, जिसमें पहला ही है कि प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर में चेंज करो। हमारे पास प्रेजेंट सिंपल हमें पता है इज है, तो इज को हम चेंज करेंगे फ्यूचर में, तो हमें शेल और विल मिलेगा। इसी प्रकार वाक्य में देखो, हमें कंडीशन सेंटेंस लग रही है तो हमें और का यूज़ करते नहीं, हम सिंस का भी यूज़ नहीं करते, और ये तो सी गलत हो गया। इसलिए कंडीशनल सेंटेंस के लिए हमेशा इफ़ का ही यूज़ होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस का इसमें यूज़ होता है भरपूर मात्रा में। अभी इसी प्रकार से हमारे पास 24वां क्वेश्चन है। अभी क्या बताता है? ही न्यू दैट ट्रू, वह सच जानता है, वह सच जानता है। तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं आप बताओ? बट, यट, हाउएवर, ऑल ऑफ द अबव। वह सच जानता है लेकिन ही रिमाइंड साइलेंट, लेकिन वह चुप है। ये भी अच्छा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए भी सही आ रहा है। ही न्यू दैट ट्रू, वह सच जानता है, यट जैसे कि फिर भी, मतलब यट में फिर भी वह रिमेन साइलेंट, वह चुप है। और जो हाउएवर यानी किसी भी प्रकार वह साइलेंट ही है, तो मतलब कि तीनों का मतलब एक ही निकल रहा है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास बट, यट, हाउएवर तीनों ही शब्द आएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगर ऐसा नहीं है, हमको कंफ्यूज है कि ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, और दो ऑप्शन होने के कारण हमें तीसरा फिर डी ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑल अबव आ गया। अब इसके अंदर है he failed many times,
ब्लैंक ही रिमेंड होपफुल। अब हमें पता है यहाँ क्या लगाना है हमें, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हम यहाँ क्या लगाएं, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की पहली क्लास कैसी लगी। पहली क्लास यूट्यूब पर तुम्हारे भाई ने चैनल खोल कर बनाया है, नहीं आपका सपोर्ट चाहिए हमें। ही फेल्ट मैनी टाइम्स ही रिमाइंड होपफुल, उसे याद है पूरी तरह से उम्मीद, उसी रिमाइंड होपफुल मतलब उम्मीद से याद है। तो ही फेल्ड मैनी टाइम्स मतलब वह कुछ में से फेल हो रहा है, बट होप जिसे आशा हो, उम्मीद हो, बट का भी यूज हो रहा है। नेवर लेथलेस, बट और नेवर लेथलेस का मतलब भी ये सेम है, इसका मतलब दोनों का सेम होगा, और दो सेम हो गए तो तीसरा हमेशा सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन संख्या 26, क्वेश्चन संख्या 26। 26 में क्या दे रखा है कि आई बॉट ए न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा था, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर था का यूज ही करना पड़ेगा। एंड ना कि अब सो, इसलिए किस लिए, मतलब कि वो शॉप अपने बेटे के लिए, मतलब कि पहले अपने पुत्र के लिए वह क्या दुकान खरीदने के लिए अपना घर खरीदा, क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए खरीदा ना, इसमें एंड है। इसमें का मतलब है मैंने एक नया घर खरीदा था, एंड और ए शॉप फॉर माई सन, और एक शॉप यानी कि दुकान मेरे पुत्र के लिए, मैंने मेरे बेटे के लिए मैंने खरीदी थी। अब हमें बताने की क्या ज़रूरत है, इसमें क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगा दोगे। नो सुनर है, नो सुनर के साथ किसका यूज होता है, देन। अब इसमें भी देन को आप बता रखे हो, दो दो में दे रखा है, तो हमें देन ये वाला यूज नहीं करना है, हमें देन ये वाला ही यूज करना है। आपके वाक्य में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जो कंजक्शन होता है इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। इनमें से मोस्ट है अनटिल और अनलेस, और जो आपको बाद में क्लास में आगे बताता जाऊंगा मैं। अब हमारा 28वां क्वेश्चन है बीइंग ए गुड स्कॉलर शी इज आल्सो ए गुड स्पोर्ट्स, तो इसमें क्या होगा, हैंस होगा, फॉर होगा, हाउएवर होगा, या बिसाइड्स होगा। मतलब बीइंग इज बीइंग ए गुड स्कॉलर शी इज आल्सो ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन, तो इसमें के बगल में या फिर के साथ, इसमें हमें बिसाइड का ही यूज होगा सेंटेंस को समझ के और वाक्य के अनुसार। बिसाइड और बिसाइड्स भी अलग होते हैं, जो बिसाइड यानी कि के बगल में, और बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, मतलब कि एक अच्छी स्कॉलरशिप के अतिरिक्त उसने भी स्पोर्ट के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, ये इस प्रकार है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जिसमें बिसाइड्स का यूज होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पे, अगले क्वेश्चन पर। द गार्ड विल अलाउ यू द गार्ड विल अलाउ यू टू गो इनसाइड ब्लैंक, यू हैव द परमिशन। अब हमें पता नहीं यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब आप बताएंगे
कमेंट में कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। अगर वाक्य के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटेंस को समझ के आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हम कैसे इसका यूज किए थे। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ जो द गार्ड विल अलाउ यू टू गो इनसाइड, जो गार्ड ने अलाउ किया तुम्हें जाने के लिए, प्रोवाइडेड, उसने क्या किया, हमें प्रोवाइड किया, हमें प्रदान किया, यू हैव द परमिशन, उसने हमें जाने की परमिशन दी। इसलिए यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसने हमें परमिशन दी है और उन्होंने आगे से हो हमें प्रोवाइड किया। अब हमारा आज का और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें हमें बताना है कि इसमें क्या होगा आंसर। तो 29वां क्वेश्चन क्या है कि दैट डेली वाज, जो डेली वाज देयर, ब्लैंक पेज आ गया, देयर नेग्लिजेंस। तो ये क्या है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे वर्ड है, लेकिन ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में इस प्रकार के नहीं पूछे जाएंगे। आपको तो सिर्फ जो पेड़ बना रखे हैं उन पेड़ ही याद करना है, उन्हीं में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम के अंदर। इनमें से कम पूछता जाता है बाई चांस। 100-90% तो पेड़ वाले पूछे जाते हैं, बाई चांस 10% अगर जिसकी किस्मत खराब हो उसमें यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा, जो भी सही है। यहाँ ड्यू टू रख देंगे हम यहाँ पे। तो आप बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और आप बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल को। और अब से हम आपको इन्हीं एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, हो सके तो आर्मी के भी नोट्स प्रोवाइडेड कराएंगे, और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और हमने हमारा टेलीग्राम चैनल इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री में पीडीएफ क्लास नोट्स और पीडीएफ प्रैक्टिस क्लास तक की मैं आपको डलवा दूंगा। आराम से आप पीडीएफ की प्रैक्टिस से नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और नोट्स और ऐसे मॉक टेस्ट भी आप निकाल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपको कल मेरे नंबर भी प्रोवाइडेड करा दूंगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।